नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे मैथ्स का क्या सिलेबस है, कितना वेटेज है, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे द्वारा नवरात्र के अवसर पर हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये सीमित समय के लिए है। 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा, तो आप जरूर इस ऑफर का लाभ उठाएं। सीमित समय के लिए है, 6 अक्टूबर तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको उड़ान का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप QR कोड को स्कैन करके भी उड़ान का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से आप उड़ान का ऐप उड़ान IAS एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। आप सेपरेट भी कोर्स परचेस कर सकते हैं या कॉम्बो पैक भी परचेस कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पर हमारे द्वारा 50% का ऑफ दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको इससे संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। क्या सिलेबस होगा गणित का? तो कुछ दिन पहले तक सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सिलेबस के बारे में जानकारी है। अब पूरा सिलेबस बता दिया गया है। तो जो SI का पेपर होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें सामान्य गणित के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न आएंगे 10। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, मतलब कुल 30 अंकों का मैथ्स गणित आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंकों का, मतलब कुल 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। कुल 300 अंकों का, जिसमें अगर मैं गणित के वेटेज की बात करूं तो गणित के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब कुल 30 अंकों का पेपर होगा गणित का। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सामान्य मानसिक योग्यता की बात करूं, तो उसका भी वेटेज गणित के समान ही है। वहां पे भी 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, मतलब 30 अंकों का रीजनिंग होगा। तो अच्छा वेटेज है, आप इसको अच्छा वेटेज बोल सकते हैं। 30 अंक पूरे पूरे मैथ से और 30 अंक पूरे पूरे रीजनिंग से। अगर मैं गणित के सिलेबस की बात करता हूं तो गणित के सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, तो आपने जो CG टेट का एग्जाम दिया होगा, तो CG टेट के एग्जाम में जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का पेपर हुआ है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के अध्यापन पात्रता हेतु पेपर 1 हुआ है, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस था पूरा वही सिलेबस कॉपी कर दिया है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सहायक शिक्षक के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कॉपी कर दिया है। पेडागोजी वाला सेक्शन छोड़ दीजिए, जो मैथ्स में पेडागोजी का सेक्शन है उसको छोड़ दीजिए। तो उसको छोड़ के जो भी सिलेबस, या तो आप बोल दो कक्षा 1 से कक्षा 5 के अध्यापन पात्रता हेतु जो पेपर हुआ है, या सहायक शिक्षक का जो पेपर होने वाला है, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा सिलेबस वही कॉपी किया है। पूरा सिलेबस, पेडागोजी वाला सेक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा वही सिलेबस कॉपी कर दिया है। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या रखा है। तो देख पा रहे हैं दार्शनिक प्रणाली, इसमें मीट्रिक प्रणाली पढ़नी है आपको, मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। समझाऊंगा अभी थोड़ा सा मीट्रिक प्रणाली होती क्या है, ये समझाऊंगा अभी। उसके बाद संख्याएं, संख्याएं में पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं, आरोही और अवरोही क्रम, स्थानीय मान, ऐसा लिख दिया है। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड एवं भाग विधि, 2 विधि होती है, गुणनखंड विधि भी है और भाग विधि भी है। दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, ये आज मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं, लगभग मैंने 15 प्रश्न लिए हैं, वो इन्हीं टॉपिक पे आधारित हैं। ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं पे आधारित आज के 15 प्रश्न है। हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, उसके संपूर्ण सिलेबस को MCQs के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। पूरा संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दिया जाए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, तो उसी
श्रेणी में, उसी सीरीज में आज का जो मैथ्स का वीडियो है उसमें मैंने सिलेबस का इतना पोर्शन कवर किया है। ये जो आप देख पा रहे हैं सिलेबस है गणित का, इसमें ये 4 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। और भी चैप्टर्स हैं, इनके वीडियोस आपको आगे के दिनों में देखने को मिलेंगे। औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न, चाल समय दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न, सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज, इससे संबंधित प्रश्न, लाभ और हानि, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इन्हें प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना, अनुपात एवं समानुपात। और भी आप सिलेबस देख सकते हैं, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, रेखा और कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, बोल सकते हैं ये पूरा 2D आकृति है। उसके बाद आप देखेंगे तो दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी, इतना सिलेबस में रखा गया है। तो जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज के वीडियो में मैंने इन चैप्टर्स को कवर किया है। लगभग 15 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से पूरे चैप्टर को, जितने भी चैप्टर हैं सामान्य गणित में, उसको कवर कर दिया जाएगा। तो सिलेबस देख सकते हैं, आसान सिलेबस है, पेडागोजी का सेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो सेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो जनरल सिलेबस है, जैसा कि आप व्यापम की परीक्षाओं में देखते आए हैं, उसी प्रकार का सिलेबस है। थोड़ा सा ये आपको अलग लग रहा होगा, सर ये तो नहीं होता था, दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, ये क्या होता है मीट्रिक प्रणाली, तो ये तो सिलेबस में नहीं था जनरली व्यापम के। तो समझाऊंगा, आसान है बहुत। मीट्रिक प्रणाली होता क्या है देखेंगे, बाकी सब तो सेम है। देखिए संख्याएं हैं, भिन्न है, वर्गमूल है, औसत आपने देखा, समय दूरी देखा आपने, प्रतिशत देखा, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, 2D है, रेखा कोण है, लगभग सारे वही चैप्टर्स हैं जो आपने जनरल एग्जाम्स जो दिए हैं व्यापम के, चाहे वो मंडी का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो सम परीक्षक हो, जो भी एग्जाम्स व्यापम जनरली लेता है उसमें मैथ्स की यही टॉपिक शामिल करता है। तो आसान सिलेबस है, क्वेश्चंस भी आसान ही पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस को सहायक शिक्षक का पूरा कॉपी कर दिया है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी आसान ही होगा। एसआई में प्रारंभिक परीक्षा में ये मान के चलिए क्वेश्चंस थोड़े से आसान ही पूछे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, तो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो क्या लिखा हुआ है देखिए, 5808। 5808 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो वर्गमूल वाले चैप्टर का प्रश्न है, पूर्ण वर्ग आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे वर्गमूल का चैप्टर जो है वहीं से ये प्रश्न बना है, पूर्ण वर्ग का प्रश्न है ये। तो आपको समझना होगा कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग आप समझ पाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं और वो वर्गमूल एक प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिए, किसी भी संख्या का, जैसे 4 का वर्गमूल निकाला और 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है, 2 क्या है, प्राकृत संख्या तो है। 4 का वर्गमूल 2 आया है और 2 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये 4 क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आप प्राकृत संख्या के रूप में निकाल पा रहे हैं, दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 9 का वर्गमूल मैं कितना लिखता हूं, 3। 3 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसीलिए 9 क्या होगा, पूर्ण वर्ग। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो आपको पता होगा वे संख्याएं जो काउंटिंग के काम में आती हैं। अब किसी भी वस्तु को काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 1 से करोगे, तो ये होती हैं प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगी। तो मैं बोला किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आप प्राकृत संख्या के रूप में निकाल पा रहे हैं, जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल होता है 4, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग है। एक और परिभाषा क्या बनती है, अगर आप किसी भी संख्या को प्राकृत संख्या का वर्ग लिख सकते हो, प्राकृत संख्या का वर्ग, जैसे 4 को मैं प्राकृत संख्या 2 का वर्ग लिख सकता हूं,
9 को मैं प्राकृत संख्या 3 का वर्ग लिख सकता हूं, 16 को मैं प्राकृत संख्या 4 का वर्ग लिख सकता हूं, 100 को मैं प्राकृत संख्या 10 का वर्ग लिख सकता हूं। तो किसी भी संख्या को मैं अगर प्राकृत संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकता हूं तो भी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो ये होता है पूर्ण वर्ग। अब बात बोल रहा है कि 5808 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो 5808 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो कंफर्म है, तभी तो बोल रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए। तो आप पहले चेक करो कि 5808 में क्या कमी है जिसके कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 5808 का क्या करिए, गुणनखंड निकालिए, 5808 का गुणनखंड निकालिए, फैक्टर निकालिए, तब आपको समझ में आएगा कि 5808 क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 5808 का जब मैं गुणनखंड निकालूंगा, गुणनखंड निकालना बहुत आसान है, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 जीरम 0, 2 चौको 8, 2 से डिवाइड होगा, वापस से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, वापस से 2 से डिवाइड होगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छीका 12, वापस से 2 से डिवाइड होगा, 2 त्रिका 6, 2 छीका 12, 2 त्रिका 6। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से डिवाइड होगा 11 बार, 11 से डिवाइड होगा 1 बार। तो 5808 का गुणनखंड आपने क्या निकाला, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 11 गुणा 11, ये निकाला आपने 5808 का गुणनखंड। अब आपको समझ में आ रहा है कि 5808 परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये 2 का पेयर कंप्लीट, ये पेयर भी कंप्लीट और ये पेयर क्या है, कंप्लीट, लेकिन ये 3 वाला पेयर क्या है, इनकम्प्लीट है। पेयर कंप्लीट होगा तभी तो वर्गमूल प्राकृत संख्या में निकलेगा ना। जैसे अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 पूर्ण वर्ग है, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये देखिए पेयर कंप्लीट है 2 2 के, इसीलिए 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे 5808 का आपने गुणनखंड निकाला, तो ये 3 वाला पेयर इनकम्प्लीट है, तो आप क्या करिए, एक 3 का गुणा कर दीजिए। अब 5808 में गुणा करूं या इसमें गुणा करूं, बात तो एक ही है, ये भी तो 5808 ही लिखा हुआ है, तो 5808 में गुणा करूं या इसमें गुणा करूं, एक ही बात है, ये भी 5808 लिखा है। तो फैक्टर्स निकालने पे आपको समझ में आया कि कौन सा पेयर इनकम्प्लीट है, 3 का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा करूंगा तो ये 3 वाला पेयर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो दी गई संख्या मतलब जो बनेगी संख्या, जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। छोटी से छोटी ही बोलेगा, बड़ी से बड़ी तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी का तो लिमिट ही नहीं होगा फिर। तो प्रश्न आपको हमेशा क्या बोलेगा, छोटी से छोटी, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोलेगा तो आपने बोला सर एक 3 का गुणा कर दिया, साथ में मेरा मन कर रहा था 2 2 और लगाने का, तो भी तो पूर्ण वर्ग है। कोई और बोलेगा सर मेरा मन कर रहा था 2 ठो 5 और लगा दूंगा, तो भी तो पूर्ण वर्ग है। कोई और 2 ठो 7 और लगा देगा, तो भी तो पूर्ण वर्ग है। तो हमेशा छोटी से छोटी संख्या ही बोलेगा। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3, जिसको 5808 में अगर मैं गुणा करूंगा तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, जो चैप्टर था साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। 17/19, 19/21, 15/17, 13/15 में कौन सी संख्या बड़ी है। अब इसमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है भाग ही दे दीजिए। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है भाग दे दीजिए। भाग दे के बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। 17/19 का मतलब क्या हुआ, 19 से 17 को भाग दे दीजिए। 19 से कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। दशमलव का 0, 19 नवा होता है 171, तो 8 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 अठे कितना होगा, 8 नवा 72, 8 एकम 8, 8 7 15, 19 अठे 152 हो जाएगा। 10 में 2 गया 8, 6 में 5 गया कितना 1, 18 आ गया। दशमलव का 0, 19 नवा कितना 171, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक कर लीजिए बस। तो आसान है, 17 को 19 से भाग दिया, 0 बार जाएगा, 17 आया। दशमलव का 0, 19 अठे 152, 18 बचा। दशमलव का 0, 19 नवा 171, 9 बचा।
तो 17/19 कितना हो गया? 0.89। इसी प्रकार आप 19/21 निकाल लीजिए। 19/21 निकालने का मतलब क्या होगा? 21 से भाग देंगे आप 19 को, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ये कितना आया? 19। दशमलव का कितना हो गया? 0। अब 20 मान लीजिए इसको, 20 से 190 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 20 9 180 होता है, तो 9 बार लगभग जाएगा क्या? ट्राई कर लीजिए। तो 21 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये देखिए 21 9 हो जाएगा 189। तो 21 9 189 हो गया। 10 में 9 गया, कितना बचेगा? 1.0। कितने बार जाएगा? अब 0 बार जाएगा। ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंकों तक कर लीजिए, तो आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। ये 0.89 है, ये 0.90 है। उसके बाद अगला है 15/17। तो 15/17 को भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। 17 से भाग दीजिए 15 को, 0 बार जाएगा। दशमलव का 0 कितने बार जाएगा? देख लीजिए, 17 का पहरा पढ़िए। 17 8 होता है कितना? देख लीजिए 17 से कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा क्या? 8 7 56, 8 एकम 8 और 5 13, 17 8 136। 8 बार ही जाएगा, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो 17 8 हो गया 136। कितना बचेगा? ये 14। दशमलव का 0 वापस से 8 बार ही जाएगा, कितना आ गया? 136। कितना बचेगा? 4। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला? 0.88 मिला। एक और है 13/15, सेम ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। 15 से भाग देंगे 13 को, 0 बार जाएगा। दशमलव का 0, 15 8 कितना? 120। 10 बचा, दशमलव का 0, 15 6 90। ये कितना आ रहा है? 0.86 आ रहा है। अब बता दीजिए कौन बड़ा है? तो 0.86, 0.88, 0.89, 0.90। तो ये 86, ये 88, ये 89, ये 90। बड़ा कौन है? 90। मतलब क्या? 19/21। 19/21 जो है ये सबसे बड़ा है। डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें थोड़ा सा डेटा आसान भी रहेगा, तो आसानी से भाग दे पाएंगे। तो भाग ही देना है दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंकों तक। मान लो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो जाते, 3 अंकों तक दे देते फिर तो आप चांस 2 अंकों तक ही लेके चलेंगे, क्योंकि 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंकों तक भाग देना है, केवल भाग दिया हो। कुछ मिस्टेक होगा तो देख सकते हैं, भाग देने में केवल मैंने भाग दिया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा शेष 4000 रुपए अपनी लड़की के लिए छोड़े। उसकी संपत्तियों का कुल मूल्य कितना रुपया है? तो बोल क्या रहा है? संपत्ति का 2/5 भाग। तो मान लो उसकी संपत्ति कितने रुपए की है? x रुपए की। उसकी संपत्ति कितने रुपए की है? x रुपए की। अब इसका 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए, तो इसका 2/5 भाग, तो x का 2/5 मतलब 2/5x हो गया अपनी पत्नी के लिए। 1/3, तो 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? 1/3x अपने बेटे के लिए। और शेष बोलने का मतलब इसमें से मैंने पत्नी को दे दिया और मान लीजिए बच्चे को दे दिया, तो शेष बचेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया आपके पास है, इसमें से 20 रुपया आपने पत्नी को दे दिया, 30 रुपया आपने लड़के को दे दिया, तो लड़की को कितना बचा? तो 100 में से 20 और 30 का योग को घटा दीजिए। ऐसा ही तो करेंगे। तो टोटल संपत्ति x रुपए का था, x में से 2/5x पत्नी को दिया, 1/3x बेटे को दिया, तो बचा कितना? इतना बचा हुआ है, ये किसको देगा? अपनी लड़की को देगा। और इसका वैल्यू कितना दे दिया है आपको? इसका वैल्यू आपको दे दिया है 4000 रुपए। इसका वैल्यू आपको 4000 रुपए दिया है। x निकाल लीजिए, आसान सा प्रश्न है। ये देखिए x माइनस 2/5x प्लस 1/3x, इसका वैल्यू दिया है 4000। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 5 11, 11x/15 बराबर 4000 आएगा। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11। अब 15x में से 11x जाएगा, कितना बचेगा? 4x, 4x/15 बराबर 4000। तो यहां से कट करिए, 4 से 1000 बार जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 × 1000 मतलब कितना आ जाएगा? 15000। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है 15000। तो आसानी से कर सकते हैं। एक बार वापस से मैं समझा देता हूं क्या क्या किया मैंने।
संपत्ति कितने रुपए का, x रुपए का, इसमें 2/5x, संपत्ति का 2/5 भाग, तो 2/5x अपनी पत्नी के लिए, 1/3x अपने बेटे के लिए, तो बचा कितना, तो x में से इन दोनों को घटा दीजिए जोड़ के, और लड़की के लिए बचा है 4000, मतलब इसका वैल्यू दिया है 4000, सिंप्लीफाई करने पर x मिलेगा 15000, मतलब उसका संपत्ति 15000 रुपए का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये अगला प्रश्न है, भिन्न संख्या के ऊपर ही है, दशमलव भिन्न जो लिखा हुआ है उसी पे आधारित ये प्रश्न है। अब यहां पे केवल दशमलव का ही हेर फेर होने वाला है, दशमलव का हेर फेर होगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्यों दशमलव का हेर फेर बोल रहा हूं, क्योंकि डेटा लगभग सेम है। देखो 0.02, 0.002, 0.005, 0.0005, 0.4, 0.04, केवल दशमलव का हेर फेर है आपका। तो आप कोशिश करो, क्या कोशिश करना है आपको कोशिश ये करना है कि ऊपर वाले डेटा को मैं नीचे वाले के जैसा बना दूं, या नीचे वाले को ऊपर वाले के जैसा बना दूं। तो मैं ऊपर वाले डेटा को नीचे वाले के डेटा जैसा बना दूंगा। ये देखिए ऊपर में ये डेटा है, इसको मैं कोशिश करूंगा नीचे वाले के जैसा बन जाए, इसको मैं कोशिश करूंगा नीचे वाले के जैसा बन जाए, इसको मैं कोशिश करूंगा नीचे वाले के जैसा बन जाए। अब एक बात समझो, 0.02 को मेरे को बनाना है 0.002, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं 0.02 को ये लिख दूंगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब मैं बोला 6 को 4 के पद में क्या लिखूंगा, तो 6 को 4 के पद में 4 तो लिख नहीं सकता, 4 लिखा तो उसमें 2 जोड़ूंगा तभी तो बैलेंस होगा कि 4 और 2 6 और 6। 6 को 3 के पद में क्या लिख सकता हूं, तो 3 गुणा 2 लिखूंगा या 3 + 3 लिखूंगा, केवल 3 लिख के थोड़ी छोड़ दूंगा मैं, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो 0.02 को 0.002 लिख दिया मैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, 10 का गुणा। 10 का गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 0.002 में जैसे ही मैं 10 का गुणा करूंगा तो यही तो डेटा मिलेगा मेरे को। उसी प्रकार 0.005, ये देखिए इसको बनाना है 0.0005, तो बना दिया, लेकिन साथ में क्या किया, 10 का गुणा। जैसे इसमें 10 का गुणा करूंगा, दशमलव एक स्थान आगे भागेगा। 0.4 को मैंने बना दिया 0.04, लेकिन क्या करूंगा, 10 का गुणा। 10 का गुणा करने से दशमलव एक स्थान आगे भागेगा। अब यहां देख सकते हैं आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, मैं केवल पूरा लिख के बता रहा हूं। ये देखिए इसको ऐसा लिख दिया, पूरे का स्क्वायर है, प्लस इसको क्या लिखा, 0.0005 इंटू 10, पूरे का स्क्वायर है, और इसको क्या लिखा, 0.04 इंटू 10, ये देखिए इंटू 10, पूरे का स्क्वायर बना दिया। अब नीचे जो था उसको वैसा ही छोड़ दो, 0.002 का स्क्वायर प्लस 0.0005 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर। अब एक बात समझो, पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, घातांक का एक नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, x इंटू वाई का पावर m है, तो आप इसको x का पावर m इंटू वाई का पावर m लिख सकते हैं, अलग अलग पावर कर देंगे। x इंटू वाई का पावर m है तो आप उसको x का पावर m इंटू वाई का पावर m लिख सकते हैं। तो यहां पे समझो ये x हो गया, ये y, तो x इंटू वाई पूरे का पावर में m, तो आप x का पावर m इंटू वाई का पावर m लिख सकते हैं। तो यहां पे 10 का घात 2 आएगा और इसका घात भी 2 आएगा, यहां पे इसका घात 2 आएगा, 10 का घात 2 आएगा, इसका घात 2 आएगा, 10 का घात 2 आएगा, वो 10 का घात 2 तीनों में से आ जाएगा बाहर कॉमन। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, देखिए तो ब्रैकेट में बचेगा 0.002 का स्क्वायर, 0.0005 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर। ये देखिए ऐसा बचेगा ब्रैकेट में। नीचे कितना बचेगा, देखिए 0.002 का स्क्वायर, 0.0005 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेम डेटा है तो कैंसिल। वर्गमूल 10 का स्क्वायर, तो आंसर कितना, या तो ऐसा बोल दो कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, या वर्ग और वर्गमूल खत्म, आंसर कितना है 10। तो इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको यहीं पे आंसर दिख जाएगा कि सर जब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये देखिए इसको ऐसा लिखूंगा 0.002 इंटू 10 पूरे का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर तीनों से बाहर आएगा और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और 10 स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल लगा है तो 10 हो जाएगा आंसर। देख के ही आंसर बता देंगे क्या आएगा, 10। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक छात्र को एक दी गई संख्या को 4/5 से गुणा
करने को कहा गया। उसने भूल से उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 27/32 अधिक प्राप्त किया गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोल क्या रहा है, किसी छात्र को एक संख्या को 4/5 से गुणा करने को बोला गया। ये देखिए ऐसा बोला गया उसे, लेकिन उसने क्या किया, 4/5 से इसको भाग दे दिया। उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ बोल रहा है। कोई संख्या x है, उसको 4/5 से गुणा करने कहा गया था, लेकिन उसने उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया। अब वास्तविक परिणाम से 27/32 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब यहां पे जो परिणाम प्राप्त हुआ वो एक्चुअल वाले परिणाम से 27/32 क्या हुआ, अधिक। 27/32 नहीं, 27/32 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब यहां पे जितना परिणाम मिला होगा उससे 27/32 अधिक मिल रहा है। इसका मतलब सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 27/32। ये देखिए दोनों का डिफरेंस कितना लिखेंगे आप, 27/32। जितना यहां पे आया होगा, मान लो यहां 10 है तो यहां 10 प्लस 27/32, यहां 15 तो यहां 15 प्लस 27/32। तो दोनों का डिफरेंस 27/32 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, 5 ऊपर आएगा तो 5x/4 माइनस 4x/5 बराबर 27/32। कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 कितना आएगा, 9। 9x/20 बराबर 27/32। तिर्यक गुणा कर रहा हूं, एलसीएम का लफड़ा छोड़ो। 25 16 9 बचेगा और नीचे 20। सिंप्लीफाई करिए तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 27 के बगल में चला गया 20 और 9 कहां आ गया, 32 के बगल में। 9 से काटिए, 9 त्रिका 27, 4 से काटिए, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, कितना आ रहा है, 15/8 आ रहा है क्या, देख लीजिए 15/8 है क्या, ये रहा ऑप्शन बी। अधिक और कम आपको पूरे मैथ्स में कहीं पे भी दिखाई देगा। अधिक और कम लिखा हुआ पूरे मैथ्स में कहीं पे भी दिखाई देगा, मतलब अंतर दिया है, अंतर दिया है आपको। पूरे मैथ्स में कहीं पे भी अधिक और कम दिखाई दिया लिखा हुआ, मतलब आपको अंतर देकर रखा है। देखिए बोल क्या रहा है, ये सिलेबस में आपने देखा था 15,030 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अंक 5 और 3 के स्थानीय मान, ये देखिए स्थानीय मान बताना है तो आपको पता है ये होता है इकाई का स्थान, दहाई का, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अंक 5 का स्थानीय मान, अंक 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देख सकते हैं। तो 5 का स्थान कहां पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5,000। और 3 का स्थानीय मान, अंक 3 का स्थानीय मान, अंक 3 का स्थानीय मान 30 गुणा कहां पे है, दहाई में, तो 30 हो जाएगा। जो दहाई में है उसको 10 से गुणा किया, हजार में है तो 1000 से गुणा किया। अब दोनों का अंतर बोला है तो 5,000 में से 30 को घटा दीजिए, 4,970 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, स्थानीय मान। और एक और होता है जातीय मान। देखिए अगला क्या बोला है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसके बराबर है। जो आपने देखा था ना मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, ये जो आपने पहला टॉपिक देखा था सिलेबस का, वहां पे आपने लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये भौतिक राशियां जो हैं इनकी मात्रकों पर चर्चा होगी। मीट्रिक प्रणाली की अगर मैं बात करता हूं तो मीट्रिक प्रणाली होती क्या है पता है आपको, जो भौतिक राशियां होती हैं, समझिए इसको थोड़ा सा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां मतलब लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ये भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियों के मापन में, भौतिक राशियों के मापन में जो प्रयुक्त होते हैं मात्रक, भौतिक राशियों के मापन में जो मात्रक प्रयुक्त होते हैं उनकी पद्धति है मीट्रिक पद्धति, उनकी एक पद्धति है। इसमें क्या होता है, छोटे बड़े जितने भी भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं,
छोटे बड़े जितने भी मात्रक होते हैं भौतिक राशियों के, वो 10 के अनुपात में होते हैं, 10 के अनुपात में होते हैं वो। या आप ऐसा बोल सकते हैं 10 की घात कोई पूर्णांक संख्या हो उस अनुपात में होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, समझ में आएगा आपको। लंबाई का मात्रक देखता हूं मैं मीट्रिक प्रणाली में, लंबाई का मात्रक समझना, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, उसको छोड़ दो। लंबाई का मात्रक देखता हूं मैं किसमें, मीट्रिक प्रणाली में। तो कैसे आप देखेंगे लंबाई का मात्रक, तो बात करता हूं, देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे 10 mm मिलीमीटर, 10 mm बराबर क्या लिखूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिखूंगा। अब 10 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखूंगा मैं, 1 डेसीमीटर, डीएम लिख रहा हूं मतलब डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर क्या लिखूंगा मैं, 1 मीटर। ये देखिए समझ आ रहा है। जो छोटे बड़े जितने भी मात्रक हैं वो 10 के अनुपात में होते हैं मीट्रिक प्रणाली में। अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की, अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की इकाई की अगर मैं बात करूंगा तो क्षेत्रफल का इकाई कैसे होगा, देखो 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पे 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या लिखूंगा, 1 वर्ग डेसीमीटर। अब 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर क्या लिखूंगा, 1 वर्ग मीटर। ऐसा चलता है। तो देख पा रहे हैं 10 के अनुपात में है, या 10 की कोई घात जो पूर्णांक संख्या में होगी, या तो 10 के अनुपात में होगा, या तो 10 का घात जो है ये पूर्णांक संख्या हो, इस अनुपात में आप देखेंगे मीट्रिक प्रणाली में मात्रक को। छोटे बड़े जितने भी मात्रक है, देखिए mm, cm, dm, मीटर, ये सब आप देख पा रहे हैं 10 के अनुपात में है, या 10 की पावर, 10 की पावर, ये देखिए 10 की पावर पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ये देखिए पूर्णांक का मतलब नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, ये होता है पूर्णांक का मतलब। 10 का पावर -2 भी हो सकता है, 10 का पावर 2 भी हो सकता है, 10 का पावर 3 भी हो सकता है, 10 का पावर -3 भी हो सकता है। तो ये मीट्रिक प्रणाली डिटेल में आप पढ़ते हैं, उसमें लंबाई का मात्रक पढ़ना है, क्षेत्रफल का, आयतन का, द्रव्यमान का, जो सिलेबस में लिखा है उनके मात्रक आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर है, मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600, ऐसा लिख दीजिए। समझ आ रहा है। तो कितना आ रहा है, देख पा रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड। आसान सा प्रश्न है ये, पहले चैप्टर पे आधारित कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं जिससे आपको समझ में आए पहला चैप्टर कैसा है, क्या पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने समझाया है कि मीट्रिक प्रणाली होती क्या है, उसमें आपको अलग अलग भौतिक राशि का भौतिक राशि का मात्रक आपको समझना है। तो ये तो बहुत आसान सा था। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। तो मैंने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, घंटे को सेकंड में, तो 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड, ये रहा 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 1/4.263, इसका वैल्यू आपको दिया है 0.2346, 1/4.263 का वैल्यू दिया है और आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 1/4.263 का वैल्यू दिया है, जो दिया है इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा, ये कंफर्म पता है, इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा, इसका उपयोग कहीं ना कहीं करना है, तभी तो ये वैल्यू दिया है आपको। अगर इसका उपयोग ही नहीं होता तो ये वैल्यू देता क्यों। अब इसका उपयोग कहीं ना कहीं होगा, आपको पूछा है 0.0004.263, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब एक बात समझो, आपको दिया है 4.263, तो कहीं से जुगाड़ करो 4.263 बन जाए। तो दशमलव को कितना स्थान आगे लाओगे, 4 स्थान आगे लाओगे। दशमलव को जैसे ही मैं 4 स्थान आगे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा 4.263, और ये 4.263 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मतलब 1/4.263 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो दशमलव को अगर एक स्थान आगे लाना है
दशमलव को एक स्थान अगर आगे लाना है तो आपको गुणा करना पड़ता है 10 से। दशमलव को अगर 2 स्थान आगे लाना है तो आपको गुणा करना पड़ता है 100 से। दशमलव को अगर 3 स्थान आगे लाना है तो आपको गुणा करना पड़ता है 1000 से। जितना स्थान आगे लाना है उतना ही जीरो लगा के गुणा कर दो। तो मेरे को यहाँ पे दशमलव को 4 स्थान आगे लाना है तो मैं क्या करता हूं, नीचे में 10,000 से गुणा कर देता हूं। ये देखिए नीचे में क्या किया, 10,000 से गुणा कर दिया। 10,000 से गुणा करने पर होगा क्या, दशमलव 4 स्थान आगे आ जाएगा, 4 स्थान आगे। अब ऐसा तो कर नहीं सकते, डेटा ये था लेकिन आपने क्या किया है, 10,000 से नीचे गुणा कर दिया। अब नीचे गुणा किया तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी तो करना पड़ेगा। तो ऊपर में मैंने क्या किया, 10,000 से गुणा किया। क्यों, आपको ये डेटा पूछा था, आपने अपने मन से नीचे 10,000 का गुणा किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा। अब नीचे क्या बन गया, जैसा कि मैंने बताया अभी कि भाई 10,000 से गुणा करने पर दशमलव 4 स्थान आगे आ जाएगा तो 4.263 बन गया। अब 1/4.263 इसका वैल्यू आपको प्रश्न में दिया है, कितना दिया है देख लीजिए, 0.2346। इसको गुणा कर दीजिए 10,000 से तो आपका आंसर क्या आएगा, दशमलव फिर से 4 स्थान आगे भागेगा तो 2346। तो आंसर देख लीजिए 2346। तो आपको यहां समझना था कि जो दिया है कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा। तो जो दिया है उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप ऐसा बना पाए। तो आपके पास देख पा रहे दशमलव को 4 स्थान आगे लाने पर ऐसा कुछ बन जाता। दशमलव को 4 स्थान आगे लाने के लिए 10,000 से गुणा करना पड़ा तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ा। अब नीचे क्या बन गया 4.263, तो 1/4.263 इसका वैल्यू आपको दिया है कितना 0.2346। इसको 10,000 से गुणा किया 2346 आ गया। तो आंसर हो जाएगा 2346। देखो एग्जाम में क्या सोचना है आपको, तो एग्जाम में आपको यह सोचना है कि दशमलव को कितना स्थान आगे लाने पर 4.263 बन जाएगा। तो आप बोलेंगे दशमलव को 4 स्थान आगे लाने पर बन जाएगा 4.263। तो जो दिया है सीधे उसी को गुणा कर देना 10,000 से, सीधे उसी को गुणा करना 10,000 से। आंसर कितना हो जाएगा 2346। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में जो 10,000 लगा है उसी से गुणा होगा किसका 0.2346 का। तो आसानी से आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है तो आसानी से बता पाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एकदम एंड से स्टार्ट करेंगे तो वर्गमूल 36, वर्गमूल 36 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है, सिंपल सा है। इसके बाद 250 और 6 को जोड़ेंगे तो 256 आएगा और 256 का वर्गमूल क्या होता है 16 होता है। अब 1280 में 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 1280 में 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 1296। अब आपको नहीं पता कि 1296 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1296 का वर्गमूल अगर नहीं पता है, मान लीजिए तुरंत भाग विधि का यूज करिए। भाग विधि पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूं। 2-2 का जोड़ा बनाएंगे इकाई के अंक से तो 3 त्रिका 9 हो गया, ये कितना बचा 3, यहां से 96 को उतार लिया, 3 और 3 कितना हो गया 6। 6 के आगे क्या लगाऊंगा, तो 6 के आगे 6 लगाया, 66 का 6 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 396। तो वर्गमूल कितना आ गया 36। तो 1296 का वर्गमूल कितना आया 36। अब 36 आया 1296 का वर्गमूल, 36 में 540 को जोड़ूंगा तो 576 आ गया और 576 का वर्गमूल आपको पता है क्या होगा 24 होगा। नहीं पता है तो वापस से भाग विधि निकाल लो, 24 होगा। अब 24 को जोड़ूंगा 4600 में तो 4600 में 24 को जोड़ूंगा तो 4624, 4624 का वर्गमूल वापस से नहीं पता। तो 4624 का वर्गमूल अगर नहीं पता है तो भाग विधि से निकाल लो। ये देखो 6 छंग कितना 36, कितना आएगा 10, 6 और 6 को जोड़ा कितना आया 12। अब देखो 12 से 102 8 बार जा रहा है, 12 8 96 होता है तो 8 लगा के 8 से गुणा करो, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 एकम 8 और 2 10, बिल्कुल आ गया। ये देखिए 68 मिल गया आपको वर्गमूल किसका 4624 का। इसका मतलब फाइनली क्या मिलेगा 68। तो बहुत आसान है, पूरा लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। देखो कितना आसान है, क्या किया सबसे पहले मैं 36 को देखा, 36 का वर्गमूल 6, उसके बाद 6 और 250 256, 256 का वर्गमूल 16,
उसके बाद 1280 में 16 को जोड़ा तो 1296 का वर्गमूल क्या आया 36। 540 में 36 को जोड़ा 576 का वर्गमूल 24। 4600 में 24 को जोड़ा 4624 का वर्गमूल 68। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं? 437 एक अभाज्य संख्या है, पहला कथन है। दूसरा है ये कोई संख्या दी गई है 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 437 एक अभाज्य संख्या है, इसको कैसे सोच पाएंगे आप? अभाज्य का मतलब एकदम सिंपल सा परिभाषा, अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग न जाए, जो किसी से भाग न जाए, जो किसी से भाग न जाए वो क्या होगी? अभाज्य। किसी से भाग न जाए, किसी से भी ना जाए। एक और परिभाषा बनती है, एक से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल और केवल स्वयं से और एक से जाए। तो आसान परिभाषा अभाज्य, जो किसी से भाग न जाए। तो कैसे चेक करोगे कि 437 किसी से भाग नहीं जाएगा? आप जनरली 2 से भाग देके देखेंगे, नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, लेकिन कहां तक भाग देके देखना है, क्योंकि कोई कोई संख्या 19 से भाग जाएगी, कोई संख्या 23 से भाग जाएगी, कोई 31 से भाग जाएगी। तो कैसे आपको लिमिट पता चलेगी कि भाई भाग देके देखना कहां तक है? एक लिमिट होगी ना कि यहीं तक भाग देके देखना है, वो लिमिट कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए एक नियम होता है, वो नियम होता है n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p, जहां पे p क्या होता है? जो अभाज्य संख्या दिया गया है, मतलब 437, और n क्या होगा? तो n एक ऐसा वैल्यू होगा जिसका वर्ग करने पर 437 आए या जस्ट उससे ज्यादा। जैसे अगर मैं वर्ग करता हूं तो 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग कितना होता है? 400। अगर मैं 21 का वर्ग करूंगा तो 21 का वर्ग क्या होता है? 441। 21 का वर्ग क्या होगा भाई? 441। तो मैं बोल क्या रहा हूं? n एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका वर्ग करने पर 437 आए या उससे जस्ट बड़ा। तो 437 या उससे जस्ट बड़ा क्या है? 441। मतलब n की वैल्यू क्या लेंगे? 21। इसीलिए वर्ग याद करने बोला जाता है कि 25 तक के वर्ग कम से कम याद रखो। तो 21 का वर्ग करने पर आएगा 441। वापस से बता रहा हूं नियम क्या है, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p। p मतलब जो संख्या दी गई है, n क्या होगा? तो n एक ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर 437 आ जाए या जस्ट उससे बड़ा। तो n क्या होगा? 21, क्योंकि 21 का वर्ग करने पर कितना आएगा? 441, जो कि 437 से जस्ट बड़ा है। आप n का वैल्यू 30 भी ले सकते हो, 30 का वर्ग करने पर भी आप 900 आएगा। 900 437 से बड़ा तो है, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, जस्ट बड़ा लेंगे। अब क्या करना है? जो n आपने निकाला है 21 से छोटी 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दो। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो। तो 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये होगी 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। जो n आपने निकाला है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो। इन्हीं से भाग देके केवल देखना है। इनमें से किसी से भी भाग नहीं गया तो अभाज्य, किसी से भी भाग चला गया तो भाज्य। तो लिमिट पता लग गई। ये 21 जो आता है n, इससे छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखो, इन्हीं से भाग देके देखना है। इनमें से किसी से भी भाग चला गया तो क्या होगा? वो भाज्य होगा। 2 से भाग नहीं जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से, 13 से, 17 से नहीं जाएगा। 19 से भाग देके देखना। लेकिन ये देखो 19 से भाग दूंगा तो 19 दूनी कितना हो गया? 38। 19 तिरिका कितना हो गया? 57। ये देखो 19 से भाग चला गया और भाग गया, इसका मतलब कंफर्म है कि ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 19 से भाग जा रहा है। किसी से भी भाग गया मतलब क्या है? भाज्य। रैंडम चेक करते तो 19 तक आपका दिमाग सोच ही नहीं पाता। तो नियम इसीलिए पढ़ना पड़ता है
तो 437 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत है, ये तो भाज्य है। अब ये बोल रहा है ये कोई संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होती है, तो ये संख्या को चेक करना है कि ये संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आपके पास नियम नहीं पता है तो 11 से भाग देके देख सकते हैं। नियम क्या होता है, तो नियम बोलता है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान और आठवां स्थान, सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थानों के अंकों का योग क्या आएगा, देखो 0, 4, 1 और 7, कितना आएगा 12। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आएगा, देखिए 1 है, 8 है, 4 है, 8 है और 5 है। क्या क्या है, 1, 8, 4, 8 और 5। विषम स्थानों के अंकों का योग 8, 5, 13, 4, 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 8 हो जाएगा 25, 25 और 1 कितना 26। देख लीजिए एक बार, विषम स्थानों के अंकों का योग 5 और 8, 13, 4, 17, 18, 8, 26। तो सम स्थानों के अंकों का योग क्या मिलेगा, देखो 0, 4, 1 और 7, 7, 1, 8, 8, 4, 12। विषम स्थानों के अंकों का योग 1 और 8, 9, 9, 4, 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 5, 26। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। नियम ये बोलता है सम स्थानों के अंकों का योग, जो सम स्थान में अंक है उनका योग और जो विषम स्थानों पे अंक है उनका योग, उसके बाद दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए या तो 0 होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, गलत है। ये संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। सोच पा रहे हैं नियम क्या है, सम स्थान, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा, हमेशा स्थान काउंट करते हैं बाय से, ये 5वां स्थान है, ये 6वां स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये 8वां स्थान है और ये 9वां स्थान है। तो सम स्थान बोलने का मतलब कौन कौन से स्थान होंगे, दूसरे स्थान पे क्या है 0, चौथे स्थान पे क्या है 4, छठवें पे 1 है, आठवें पे 7 है। इनका योग कितना आया 12। विषम स्थान बोलने का मतलब पहले में क्या है 1, तीसरे में क्या है 8, पांचवा में क्या है 4, सातवां में क्या है 8, नौवां में क्या है 5। इनका योग 8, 8, 12, 4, 16, 1, 17। ये देखो कुछ गलत जोड़ा है क्या मैंने, 8, 8, 16, सॉरी, ठीक है, 8, 8, 16, 4, 20, 1, 21, 5, 26। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये 11 से भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाता है। वही भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश एवं हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे भिन्न संख्या मानना पड़ेगा आपको। तो मान लो भिन्न संख्या क्या है, x/y। एक ही भिन्न संख्या की बात करेगा तो भिन्न संख्या हमेशा क्या मानेंगे, x/y। अब बोल रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाता है। तो ये अंश है और ये हर है, तो अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न हो जाती है 1/3। अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है, तो अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाएगा तो भिन्न हो जाएगी 1/2। तो यहां से x और y निकालना है और दोनों का योग निकालना है। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x - 3 = y - 1। अब 3x में से y को घटा दीजिए इधर लाके, ये हो गया -1 + 3। तो 3x - y = कितना आया, +2। इक्वेशन नंबर 1 बनेगा ऐसा। क्या किया मैंने, भिन्न मान लिया, अंश और हर दोनों में से 1 घटाया तो भिन्न हो गई 1/3। अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा तो भिन्न हो गई 1/2। अब 3 का गुणा किया x में 3x, 3 का गुणा किया 1 में 3, 1 का गुणा किया y में y, 1 का गुणा किया 1 में 1। 3x में से y प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया, -1 - 3 इधर आया तो +3। 3x - y = 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2x + 2 = y + 1।
तो यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया -1, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं y के बगल में दोनों में क्या है, 1 है। y के बगल में दोनों में 1 है, चिन्ह दोनों का समान है तो घटा दो, घटाएंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, 2 और 1 3, x 3 आ गया। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रख दो, समीकरण 1 में x का मान रख दो। तो 3 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 2, तो 3 त्रिका 9 माइनस वाई बराबर 2, तो y कितना आ जाएगा 7। x आ गया 3, y हो गया 7, तो भिन्न मिल गया आपको 3/7। अब भिन्न के अंश और हर का योग बोला है। अब यहां पे अंश और हर का योग बोला है तो आंसर 10 होगा। अगर केवल भिन्न ही पूछता तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते। अगर यहां पे प्रश्न होता वो भिन्न संख्या बताओ तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते। ऑप्शन में देखते, जैसे ऑप्शन में आपको दिया रहता 3/7, तो ऑप्शन में ही चेक करते क्या 3/7 दोनों में के घटाने पर, ये देखिए क्या बन रहा है 2/8, सॉरी 2/6। ये देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करते, क्या अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न 1/3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। दोनों में एक जोड़ने पर, ये देखो दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न क्या बन रहा है 1/2, बिल्कुल बन रहा है। तो भिन्न केवल पूछता तो आप ऑप्शन से बता देते, लेकिन यहां पे अंश और हर का योग पूछा है, इसीलिए ऑप्शन से आप नहीं बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो संख्या 2 प्रकार की होती है, अगर आप देखेंगे तो संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। जनरली पहचानने का तरीका होता है वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में अगर आपको संख्याएं दी गई हैं तो ये संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में संख्याएं दी गई हैं तो ये संख्याएं होती हैं काल्पनिक। या आपने आई के बारे में पढ़ा होगा, आई का वैल्यू होता है वर्गमूल -1। तो वर्गमूल -3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल -1, तो ये हो गया वर्गमूल 3 और ये क्या बन गया आई। जैसे वर्गमूल -4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल -1, तो वर्गमूल 4 हो गया 2 और वर्गमूल -1 हो गया आई। तो काल्पनिक संख्या मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिनका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। पहचानने का तरीका, जो वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में रहती हैं ये सारी संख्याएं होती हैं काल्पनिक। या आई के रूप में जो संख्याएं होंगी उसको भी क्या बोलेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक को छोड़कर सारी संख्याएं होती हैं वास्तविक। अब वास्तविक संख्या को क्लासिफाई करेंगे तो वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृत संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या और एक होती है पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है सम प्राकृत संख्या और एक होती है विषम प्राकृत संख्या। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है 0 और एक होती है पॉजिटिव, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। इसके अलावा 2 और वास्तविक संख्या होती है, एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। एक भाज्य होती है और एक अभाज्य होती है। तो पहला क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक है। बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, वास्तविक है, सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय। सारी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक हैं, सारी परिमेय संख्या भी वास्तविक हैं, लेकिन आपको बोल क्या रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय हो, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अपरिमेय संख्या होता है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये अपरिमेय है और साथ में क्या है, वास्तविक है।
क्योंकि वास्तविक का टाइप अपरिमेय है, मतलब ये अपरिमेय है या वास्तविक है, लेकिन ये परिमेय थोड़ी है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, गलत हो जाएगा। मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि बोला क्या है गलत कौन सा है। अगला प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये देखिए परिमेय संख्या है प्रत्येक पूर्णांक, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4, ये होता है प्राकृतिक, और पूर्णांक में सब आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो कथन कौन सा गलत है, ये वाला कथन गलत है, इसीलिए यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। लास्ट प्रश्न देखिए आज का, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। देख सकते हैं दशमलव में आपको वर्गमूल निकालने बोला, तो जब भी दशमलव में वर्गमूल निकालने बोलेगा आप उसको P बटे Q के रूप में लिख देंगे। तो कितने अंक के बाद दशमलव है 6, तो 64 के नीचे कितना जीरो लगा देंगे 6 जीरो। अब पहले वर्गमूल का साइन है तो वर्गमूल निकालिए, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। अब देखिए 2 जीरो का 1 जीरो, वर्गमूल के बाहर आके 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का क्या हो जाएगा 1। अब इसका निकालना है घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या होगा 2 और 1000 का घनमूल 10, 2 बटा 10 मतलब कितना 0.2। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2। तो ये मैंने शुरू के 4 चैप्टर जो आपको बताए थे, उन चारों चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। ऐसे ही बाकी के चैप्टर जो बचे हैं और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियोस में लेकर आऊंगा। तो इस सीरीज को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें, देखें। जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो लैंग्वेज के हो, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, किसी भी विषय के हो, आप खुद से पहले बनाइए, फिर सामने वाले का एक्सप्लेनेशन सुनिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो एसआई का जो सीरीज है ये एसआई के पेपर तक चलेगा। इसके अलावा सीजीपीएससी 2022 जो होगा उसका प्रारंभिक परीक्षा वाला ये पूरे जनवरी तक चलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, यहाँ वीडियो अपलोड हो गया है। और जरूर देखें, अच्छे प्रश्न है, पूरे सिलेबस को कवर करने का सोचे हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।